हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्पेशल एजेंसीज़ के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया था इसके प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में। आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें इन चार एजेंसीज़ के बारे में दिया गया है। कौन कौन सी है वो एजेंसीज़? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO और ILO। तो ये चारों एजेंसियाँ और भी हैं, लेकिन इन चार एजेंसीज़ के बारे में आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है, तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, इस पर हमको फोकस करना है। तो ये चारों एजेंसीज़ जो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके ऑब्जर्वेशन में ये चारों ये एजेंसियां काम करती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनेस्को के बारे में। ये यूनेस्को का लोगो है। इस लोगो में ही इसकी फुल फॉर्म जो है वो दी गई है। तो UN से यूनाइटेड नेशन, सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ई से जो है एजुकेशनल बनेगा, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखनी है, एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए कब 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक स्पेशल एजेंसी के रूप में। तो ये एजेंसी जो है साइंस, एजुकेशन, कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। देखिए, अगर कंट्रीज़ के बीच साइंस, एजुकेशन, कल्चर, इन सभी फील्ड्स में अगर कॉपरेशन होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है शांति को बढ़ावा मिलेगा। इससे पीस को मेंटेन करने में ऑटोमेटिकली इससे जो है बढ़ावा मिलेगा। अगर देशों के बीच में सहयोग नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, उनके बीच में बातचीत नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होंगे, तो क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से लीग ऑफ नेशन में इस तरीके की एजेंसीज नहीं थी, इस तरीके के कॉपरेशन की बात नहीं की गई थी, जिससे वो एक फेल संगठन साबित हुआ। यूनाइटेड नेशन में इन्हीं सब चीज़ों पर के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। एजेंसीज इस तरीके से ये काम करती हैं ताकि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, अंडर डेवलप कंट्री हैं, उनको उनमें जो है साइंस के फील्ड में, एजुकेशन में, और गरीबी है और बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनका जो है सामना किया जा सके। तो उन सारे सारे फील्ड्स में जो है कॉपरेशन के लिए ये एजेंसीज काम करती हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, वो पेरिस में है, फ्रांस में है पेरिस। और इसके टोटल जो मेंबर हैं वो 193 इसके मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर हैं। इस तरीके की इसके कितने मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इस तरीके के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको फैक्ट्स जो है ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, यूनेस्को की हर 2 साल में एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इसके बजट को निर्धारित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता इसके डायरेक्टर जनरल करते हैं। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली, महासभा उनको अपॉइंट करती है। फिलहाल में जो डायरेक्टर जनरल हैं इसके, वो ऑड्रे ऑजले हैं, ये फ्रांस से हैं। 2017 में ये अपॉइंट की गई थी। तो देखिए, यूनेस्को जो है पूरे विश्व भर में जहाँ भी हेरिटेज साइट्स हैं, इसका जो मेन जो फंक्शनिंग है इसकी, वो ये है कि जहाँ भी पूरे विश्व भर में जहाँ भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके उनको ये आइडेंटिफाई करता है, उनके रखरखाव के लिए ये उनको फंड करता है, उन कंट्रीज़ को। तो पूरे विश्व भर में जहाँ भी हेरिटेज साइट्स हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है जो कि यूनेस्को ने निर्धारित की है। और ये किसी भी देश के लिए बड़ा सम्मान का विषय होता है कि उसकी हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है और उसको विश्व धरोहर उसको माना है। और देखिए, 2018 तक, जुलाई 2018 तक कुल 167 देशों में 1093 1093 साइट्स आइडेंटिफाइड की गई हैं अभी तक टोटल, जिसमें से 846
कल्चरल साइट्स हैं, 209 जो है नेचुरल हैं, 38 जो है मिक्स साइट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी साइट्स जो है अभी तक आइडेंटिफाई की गई हैं। और अभी तक जो है इटली में जो है सबसे ज़्यादा साइट्स जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, जो कि 54 हैं। और उसके बाद जो है चाइना है, 53 साइट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं। स्पेन से 47, फ्रांस में 44, जर्मनी में 44, इंडिया में 38, मैक्सिको में 35। ये टोटल साइट्स अभी तक आइडेंटिफाई की गई हैं। तो देखिए, भारत में कुल 38 साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें से 30 जो है कल्चरल साइट है और 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स साइट है। ठीक है, और साइट्स की जो लिस्ट है ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। आगरा फोर्ट है, ये ईयर भी दिया गया है, किस ईयर में कौन सी साइट आइडेंटिफाई की गई थी, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अजंता केव है 83 में महाराष्ट्र, एलोरा केव है, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, सन टेम्पल है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा केव्स हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, फतेहपुर सीकरी है। देखिए, ये सभी पूरी लिस्ट दी गई है, आपको ये सारे सभी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपनी नॉलेज में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं, इनको याद रखना चाहिए। तो देख लीजिए आप लोग, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आपके हिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें आती होंगी। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, हुमायूं टॉम्ब है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार है, और माँ बोधि टेम्पल है, चंपानार देवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात, छत्रपति शिवाजी। तो ये सारी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, पूरा दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये नेचुरल साइट्स हैं। इसके अलावा ये मिक्स साइट है। देखिए, दूसरी स्पेशल एजेंसी यूनिसेफ है। आप इसके लोगों से ही आप इसको समझ सकते हैं। ये चाइल्ड और मदर को इसमें दिखाया गया है। और यूनिसेफ जो है वो हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काम करता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल हेल्प से ये अपने काम करता है। ठीक है, जो देश की जो सरकारें हैं, जो राष्ट्रों की सरकारें हैं, उनकी हेल्प से, उनके उनके कोऑर्डिनेशन से ये अपने काम करता है। और हेल्थ न्यूट्रिशन के अलावा ये बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उनके जनरल वेलफेयर के बारे में, ठीक है, ये हेल्प करता है। ठीक है, 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर? देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे, महिलाएं काफ़ी जो है उससे जो प्रभावित हुए थे। तो ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इसको बनाया गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वार से, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म इसी वजह से इसको यूनिसेफ नाम दिया गया था, क्योंकि यूएन से हुआ यूनाइटेड नेशन, आई से बनेगा इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, और ई से इमरजेंसी, और एफ से फंड। तो इस तरीके से यूनिसेफ ये बनाया गया था, इसकी फुल फॉर्म ये बनती है। इसके बाद 1953 में ये यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट पार्ट बन गया, और इसके नाम को शॉर्ट रूप देकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन
फंड इसको कर दिया गया, लेकिन शॉर्ट में इसे आज भी यूनिसेफ के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो देखिए, ये बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो सके, ताकि वो अपने पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, बढ़ावा दे सकें, इसके लिए काम करता है। इसके अलावा 1989 में चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए कन्वेंशन पास किया गया था। उस कन्वेंशन से ये गाइड होता है यूनिसेफ। इसके अलावा ये बच्चों के प्रति नैतिक सिद्धांतों, उनके व्यवहार के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, उनके निर्धारण के लिए भी काम करता है। 1965 में से प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड एमंग द नेशन, इसके लिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था। देखिए, ये इसका हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क में है, और इसके पूरे वर्ल्ड में करीब 190 देशों में ये काम कर रहा है। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड इसके 7 रीजनल ऑफिस हैं। 7 रीजनल ऑफिस कहाँ पर हैं? ये पनामा में हैं, जिनेवा, बैंकॉक, नैरोबी, अम्मान, काठमांडू, ढाका, इन सभी जगहों पर इसके ये रीजनल ऑफिसेस हैं। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे युद्ध के हालात हैं, कोई प्राकृतिक कोई आपदा आती है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, तो ऐसी स्थिति में ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसने मदर्स के लिए काफ़ी काम किए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों का जुड़ाव सीधे सीधे उसकी माँ से होता है, और बच्चों के जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर जो है करीब 6 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए काफ़ी उनके लिए जो है सिक्योरिटी, या काफ़ी उनके जो न्यूट्रिशन है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी जो है केयर की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि 6 साल से कम उम्र में जो है बच्चे 6 साल तक की उम्र तक जो है बहुत कम जीवित रह पाते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो उसके लिए ये काम करता है। तो इसने देखिए 1980 में इसने वुमेंस के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम इसने चलाया, और इसके अलावा बच्चों एवं माताओं के लिए इसने जो स्वास्थ्य, उनके इम्यूनाइजेशन के लिए इसने काफ़ी काम किए हैं। इसके अलावा देखिए उसके जो अदर जो वर्क है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, चाइल्ड इन्वायरमेंट, पोलियो रिडक्शन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इन सभी फील्डों में इसके काफ़ी जो है काम रहे हैं। चिल्ड्रन एंड एड्स को लेकर सोशल पॉलिसी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेलुएशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, इन सभी फील्ड्स में इसके काफ़ी काम रहे हैं। देखिए, यूनिसेफ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो गवर्न होता है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुल 36 मेंबर्स होते हैं। ये सभी मेंबर 3 साल के लिए यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो हमने 6 प्रिंसिपल्स में से पढ़े थे, उसमें से जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए इतने सारे जो ये वर्क करता है, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? इस सब के लिए पैसा आता है वॉलंटियर कंट्रीब्यूटर्स से, स्वैच्छिक योगदानों से। पूरे विश्व भर के लोग जो है एनजीओ हैं, इसको फंड अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा 1/3 पार्ट जो है इसको जो नेशनल कमेटीज़ हैं वहाँ से मिलता है। इसके अलावा कॉरपोरेशंस हैं,
सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और करीब दुनिया भर के 6 मिलियन लोग, 6 मिलियन लोग इसको जो है फंड अवेलेबल कराते हैं। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इसको सपोर्ट करते हैं इसके अच्छे कामों के लिए। देखिए, भारत में भी यूनिसेफ ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। भारत में ये 1949 से ही काम कर रहा है। शुरुआत में 3 लोगों से इसने काम करना शुरू किया था, और उसके 3 साल बाद इसने दिल्ली में एक अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया, और प्रेजेंट में ये 16 स्टेट्स में ये जो है काम कर रहा है भारत के बच्चों के अधिकारों के लिए। और भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके साथ मिलकर ये काम करता है। देखिए, किसी भी कंट्री में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और उससे उसका जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको इससे अटैच कर दिया जाता है, ताकि एक अपना काम जो है एफिशिएंटली कर सके। और 2011 इसके अलावा जो है 2011 के जो सेंसस में जो है जेंडर बेस पर डाटा कलेक्शन में इसने काफ़ी हेल्प की, ताकि जेंडर बेस पर डाटा कलेक्ट हो सके, और इसके हेल्प से जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा सकें। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है पोलियो का जो कार्यक्रम है वो बड़े ज़ोर शोर से चलाया गया, और तो इसके लिए भी यूनिसेफ की हेल्प से भारत में इसको जो है चलाया गया था। 2012 में पोलियो को जो है भारत से जड़ से ख़त्म किया जा चुका था, जिसका क्रेडिट हम कह सकते हैं यूनिसेफ को जाता है। इसके अलावा अदर भी प्रोग्राम्स भारत में जो है चलाए गए हैं, जैसे कि रिडक्शन इन MMR 2013 का है, कॉल टू एक्शन 2013, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन 2013 इंडिया, न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो इस तरीके से प्रोग्राम्स जो है चलाए जाते रहते हैं यूनिसेफ के द्वारा। इसके अलावा और अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छे काम यूनिसेफ ने किए हैं। तो इस तरीके से ये जो एजेंसीज़ हैं ये हेल्थ के लिए, अदर और सेक्टर में, एजुकेशन के फील्ड में ये काफ़ी अच्छे काम करती हैं। तो इससे आपस में जो है कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है देशों के बीच। लेकिन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में एक स्पेशल एजेंसी के रूप में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। तो देखिए, 194 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, और 150 देशों में इसके ऑफिस हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं इसके। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो सदस्य देशों के साथ मिलकर उन देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हुए अपने काम करता है। और इसने अपना काम जो है 7 अप्रैल 1948 से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। इस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये एक इंटरनेशनली पूरे विश्व में डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा दूसरे ये यूनाइटेड नेशन और जो इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल ग्रुप्स, इन सब के साथ मिलकर इन सब के साथ कोलैबोरेशन का ये काम करती है, ताकि हेल्थ इश्यूज़ पर एफिशिएंटली काम किया जा सके। इसके अलावा ये विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने में भी हेल्प का काम करती है। इसके अलावा साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स के बीच में कॉपरेशन को ये बढ़ावा देती है, ताकि हेल्थ सेक्टर में को जो है एडवांस बनाया जा सके। ठीक है, इसकी गवर्नेंस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। इसकी एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है,
जो कि गवर्नेंस का काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके डेलीगेट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा इसका जो काम है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। जो डब्ल्यू की जो पॉलिसीज़ बनेंगी उसको ये फॉर्मुलेशन का काम करती है, पॉलिसीज़ बनाने का ये काम करती है। इसके अलावा इसका एक सेक्रेटरीट है, सचिवालय। इसका जो सेक्रेटरीट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता है। इसके सेक्रेटरीट में हेड जो होते हैं इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। डायरेक्टर जनरल के अलावा टेक्निकल स्टाफ होता है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को या कहीं जितना भी जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है उसको वो संभालता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो हेल्थ असेंबली के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में WHO शुरुआत से ही काम कर रहा है। भारत इसका शुरुआत से ही मेंबर है 1948 से ही। और WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस है वो भी इंडिया में ही है। ठीक है, दिल्ली में इसका ऑफिस है साउथ ईस्ट एशिया का। कभी आप दिल्ली में ITO कभी जाएं तो ITO में इसका ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1967 में WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए, स्मॉल पॉक्स के रिडक्शन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था और 1977 तक स्मॉल पॉक्स जो पूर्ण रूप से भारत में ख़त्म किया जा चुका था। इसके अलावा WHO के द्वारा ही पोलियो का जो प्रोग्राम है वो चलाया गया और 2014 तक जो है पोलियो लिस्टेड कंट्रीज़ से भारत का नाम जो है हटा दिया गया, क्योंकि अब 2012 में ही 0 केस हो गए थे। तो पोलियो को भी जड़ से ख़त्म किया जा चुका है भारत से, जिसमें WHO का पूरा कॉपरेशन रहा है। देखिए इसके चैलेंजेस के बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि WHO को आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम किसी भी यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा WHO इस टाइम सफ़र कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसको जो चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, आज तक करना पड़ा है और अब और ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो है फंडिंग को लेकर। ये ज़्यादातर जो फंडिंग के लिए या अमीर देशों पर ही डिपेंड रहा है, जैसे कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है उन पर ये डिपेंड रहा है। और इस तरीके से इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से ये अपने स्ट्रक्चर, अपने स्टाफ को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी हाल में जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है, WHO के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। WHO को किस प्रकार आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। अमेरिका ने सीधे आरोप लगाए हैं WHO पर कि WHO ने चीन को गलत तरीके से सपोर्ट किया है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर भी आरोप लगाए हैं कि उसने ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसको जानबूझकर उसने फैलाया है चीन ने। और उसके इस काम में WHO का भी साथ जो है चीन को रहा है। इस तरीके के एलिगेशंस अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं और इसी के साथ में उसने इसकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। और यहाँ तक कि अमेरिका ने WHO को की जो मेंबरशिप है उसको भी छोड़ने की बात कर दी कि वो इसकी मेंबरशिप छोड़ रहा है और इस संगठन में वो वापस कभी नहीं आएगा, बल्कि नया संगठन बना लेगा। उसने इस तरीके की बातें की हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि WHO को अपने वर्तमान समय में बड़े बुरे दौर से उसको गुजरना पड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती थी, उसे हेल्थ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनली, और हेल्थ के सेक्टर में उसको अच्छे से इस टाइम काम करना था। तो ऐसे टाइम में इसकी फंडिंग पर रोक लगा देना, तो ये हम कह सकते हैं ये समस्या को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाला फैसला हम इसको कह सकते हैं। तो अभी देखना है कि WHO कहाँ तक खुद को मेंटेन रख पाता है। आगे आने वाले समय में WHO की क्या भूमिका होगी।
तो ये तो समय ही निर्धारित करेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए, फोर्थ जो स्पेशल एजेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो दी गई है 4 एजेंसी। तो फोर्थ एजेंसी है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एजेंसियाँ और काफ़ी हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं वो है। ये इसका लोगो है। तो देखिए, ये स्पेशल एजेंसी सबसे पुरानी एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसी है, अगर उसमें बात करें, सबसे पुरानी एजेंसी जो है वो ILO है। और अभी पिछले साल इसने अपने 100 साल पूरे किए हैं, और 187 देशों में ये काम कर रहा है। उनकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के एम्प्लॉई हैं, वहाँ के वर्कर्स हैं, इनके साथ मिलकर ही काम करता है। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ गवर्नमेंट से ही टाई अप है, उसके साथ ही कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। तो 3 पक्षकार इसमें शामिल हुए, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लेबर्स के लिए उनके काम की कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनके लिए जो है पॉलिसी बनाना का ये काम करता है। इसके अलावा महिलाओं को, पुरुषों को समान वेतन मिले, उनके वर्किंग कंडीशन अच्छी हों, उनका वर्कर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, ये सब के लिए काम करता है। देखिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वर्साई की संधि, इसके द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1919 में, 1919 में। और जो लीग ऑफ नेशन था, यूनाइटेड नेशन से पहले वाला जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बात की थी, उसकी एक एफिलिएटेड एजेंसी के रूप में इसने काम किया था। 1946 में इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में इसको यूनाइटेड नेशन का हिस्सा इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसका फाउंडिंग मिशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन होता है, कोई उद्देश्य होता है, तो उसका फाउंडिंग मिशन है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए पीस को मेंटेन रखने के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स के प्रमोशन के लिए भी इसने काफ़ी काम किए हैं। इसके अलावा इसके फंक्शनिंग रही हैं, जो इसके काम रहे हैं, उससे इसके लिए इसको 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ भी इसको मिल चुका है। ठीक है, पीस के इम्प्रूवमेंट के लिए, फॉर इम्प्रूविंग पीस एमोंग क्लासेस। ठीक है, जो क्लासेस हैं उनके बीच में जो है पीस को इम्प्रूव करने का इसने काम किया है। परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स के जस्टिस के लिए इसने काम किए हैं। इसके अलावा इसने प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू अदर डेवलपिंग नेशंस, टेक्निकल असिस्टेंस का इसने को जो प्रोवाइड करने का इसने काम किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इन सारे फील्ड्स में इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम इसके रहे हैं, जैसे कि इसने ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी के दौरान इसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और इसके अलावा डिकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, अभी उपनिवेशीकरण का जो प्रोसेस था, उससे के दौरान इसने जो लेबर्स के जो राइट्स थे उनके लिए काफ़ी काम इसने किए। इसके अलावा इसने पोलैंड में ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए भी काफ़ी काम किया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की जो नीति थी उसको ख़त्म कराने के लिए भी इसने काम किया। और आज भी एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, जिसमें MNCs का जो रोल प्ले है काफ़ी बढ़ गया है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इस सब के दौर में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उस सब में जो एथिकल और प्रोडक्टिव जो फ्रेमवर्क है उसकी दिशा में भी काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर है ILO का, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी देखिए मेन जो 3 जो बॉडीज़ हैं उसके थ्रू ये काम करता है। गवर्नमेंटल,
और एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है। इसमें इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और पॉलिसीज़, जो नीतियां हैं उनको निर्धारित करने का ये काम करता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड बनाना और पॉलिसीज़ बनाना, ये इसका काम है। उसको इनके फॉर्मुलेशन के लिए ये काम करता है। इसकी बैठक जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की साल में एक बार होती है जिनेवा में, जिसे इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो इसकी सेकंड जो मेन जो बॉडी है वो है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में ILO की ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ये जो गवर्निंग बॉडी है ये ILO की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है, जिनेवा में ही होती है। इसके अलावा जो थर्ड बॉडी है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ये एक परमानेंट सेक्रेटरीट है ILO का। इसके अलावा रीजनल मीटिंग्स भी ILO के मेंबर करते रहते हैं पीरियडिकली। जो रीजन्स की स्पेशल इंटरेस्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं या उसको एग्जामिन करने के लिए ये काम करते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शन क्या क्या हैं, तो देखिए इसके फंक्शन है पॉलिसीज़ बनाना, उनको फॉर्मुलेट करना, प्रोग्राम बनाना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, ताकि जो सोशल और जो लेबर इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा कन्वेंशंस की फॉर्म में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना। जो कन्वेंशन जो पास होते हैं, जो बनाए जाते हैं लेबर इश्यूज़ को लेकर, वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और उन कन्वेंशंस को फिर को इम्प्लीमेंट करना, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशंस देना, उनको कंट्रोल करना, ये सब काम करता है। इसके अलावा सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ये जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको असिस्ट करने का ही काम करता है, उनकी हेल्प करना। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम करता है। और इसके अलावा जो है सोशल और लेबर इश्यूज़ पर रिसर्च और पब्लिकेशन को बढ़ावा देना, ये सभी काम ये करता है। देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत ILO का एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत इसकी गवर्निंग बॉडी का 1922 से एक स्थायी सदस्य है और 1928 से ILO का ऑफिस भारत में काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से ILO जो है काफ़ी सबसे पुरानी एक संस्था है जो कि लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस सब के लिए काम करता है। उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या उनके लिए लॉ पास होने चाहिए, क्या उनके लिए नॉर्म्स होने चाहिए, उनके लिए कन्वेंशंस पास कराना। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए काम करता है। तो इस तरीके से हमने 4 एजेंसीज़ के बारे में हमने बात की इस चैप्टर में। प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में हमने बात की, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में हमने बात की। 3 जो टॉपिक्स हैं इसमें ये मेन हैं, जिसमें जो दिए गए हैं। भारत के साथ में इनका किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, भारत में की जो का जो रोल प्ले है, भारत की जो भूमिका है, उस सब के बारे में हमने बात की। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सभी के लिए इसमें जो आपको तैयार रहना है। सिलेबस चेंज हुआ है, अभी तक बुक्स चेंज नहीं हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, अप्रैल तक। ठीक है, मई चल रहा है। तो देखिए हमें सब चीज़ों के लिए हमें जो है तैयार रहना है। उसके सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें अपडेट रहना है। ठीक है, न्यूज़पेपर हमको पढ़ते रहना है और हमको क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो जो भी टाइम चल रहा है उसको उसके अपडेशन के लिए उसको हमें अपडेट रहना है।
न्यूज़पेपर हमको न्यूज़ देखते रहना है। तो सारी बातें हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।